हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कोलमनार सेल्स इनके बारे में देखा था और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो अब हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ने वाले हैं। आगे के टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में मैं पूरा अच्छे से आप लोगों को डिकोड करते जा रही हूँ, समझाते जा रही हूँ। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं पूरे आपको बढ़िया से नोट्स बनवाऊंगी रिविजन के लिए, ताकि आप एग्जाम टाइम पे उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। चलिए आइए, अब मैं बता रही हूँ किसके बारे में। कोशिका आवरण, ठीक है। कोशिका आवरण, इसके रूपांतर। कोशिका आवरण किसको बोलते हैं? सेल एनवेलप। अब ये सेल एनवेलप क्या होता है मैम? ठीक है, चलिए देखते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। जटिल का मतलब आपको पता है, उसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इनमें कोशिका आवरण ऋणात्मक बंधन तीन स्तरीय संरचना बनाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, मैंने आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई थी। मैंने उसमें एक गलत चीज़ मेंशन कर दी थी कि ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहे थे। ये आपकी सेल है, ठीक है। ऐसे आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं हिंदी में, यानी उंगली की तरह से उभार दिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। तो ये फिम्ब्रे जो है ये मूवमेंट में मदद नहीं करते, ठीक है। ये अटैचमेंट में मदद करते हैं, चिपकने में मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्लैजिला होता है, आगे हम पढ़ेंगे फ्लैजिला सीलिया क्या है, वो जो है वो मूवमेंट में मदद करता है। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। अब मैं बता रही हूँ किसके बारे में, सेल एनवेलप के बारे में। तो मैंने ये एक बैक्टीरिया बनाया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद मैंने आपकी सेल वॉल बना दी, ठीक। उसके बाद ये एक और लेयर होती है काय की, ग्लाइकोकैलिक्स की, अभी आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरी तीनों लेयर मिलकर क्या बनाती हैं? आपका सेल एनवेलप, ठीक। अब ये तीन लेयर के बारे में क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है तीन लेयर बनाती हैं। जैसे बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः, ठीक है। बाहरी परत को क्या बोला? वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी है, अभी इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। जीवद्रव्य झिल्ली मतलब क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में ऐसे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है। यहाँ पर हर एक जितनी आपको लेयर दिखाई दे रही है, चाहे वो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर हो, पहली वाली लेयर, दूसरी है सेल वॉल, ठीक है, जो कि किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है प्लांट में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है किससे बनी होती है? लिपिड बायलेयर से। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे किसमें? फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जितनी भी लेयर्स है उनका अपना अपना अलग अलग काम है, ठीक। चलो, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा कवच, सुरक्षा इकाई बनाती हैं, या कवच भी हम बोल सकते हैं। अगर तीनों को मिलाकर उनका फंक्शन जोड़ के बात की जाए तो ये क्या कर रही हैं? ये सेल को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही हैं, एक कवच बना रही हैं। जैसे हमारे सोल्जर्स वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, वैसे इनके लिए ये है ताकि कोई इन्फेक्शन एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये मिलकर काम करती हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हुआ। इसके बाद लिखा है, जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन नविधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गित किया गया है। देखिए, जो बैक्टीरिया रहता है ना, उसको हम स्टेन करते हैं। स्टेन का मतलब क्या होता है? उसको हम डाई से स्टेन करते हैं, यानी कि उसको दाग लगाते हैं, ये देखने के लिए कि वो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ लिखा हुआ है धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। जो कि इसके ही आधार पर क्या किया गया है कि अगर वो कलर दे रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो कलर नहीं देगा, हमने किसी भी बैक्टीरिया को लिया, हमने उसको रंगा, ठीक है, अगर उसने कलर दिया तो वो क्या हो गया? वो हो गया धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ऐसे दो पार्ट्स में जो है हम इसको किसको? बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए, मुझे आई होप आप लोगों को ये पूरा जितना पैराग्राफ मैंने हिंदी में अच्छे से समझाया वो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? चलिए आ जाइए। ये पूरी आपकी एनसीईआरटी है, इसका मैं अच्छे से आपको नोट्स भी बनवाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है। ग्लाइकोकैलिक्स
विभिन्न जीवाणु में रचना एवं मोटाई में भिन्न होते हैं। देखो ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर हमको दिखाई देती है, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो वो हर जगह सेम है, लिपिड बायलेयर की होती है, ठीक है। हमको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। ये हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक है। इसका तो पूरा स्ट्रक्चर मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको, इस तरीके से रहता है ना। तो अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ये बोल रहा है ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दिखाई देती है, किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। तो इसको क्या क्या कहा जाता है, देखो इसको बोलते हैं, कुछ में यह ढीली आच्छद होती है, इसका मतलब लूज शीट ये है, देखो लूज शीट या लूज लेयर करके आप याद रख सकते हो, ढीली है एकदम, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं, अवपंथ परत, ठीक है। अवपंथ परत का मतलब होता है स्लाइम लेयर, इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। तो स्लाइम लेयर इसको कहा जाता है, ठीक है। और दूसरे में यह मोटी व कठोर, को कुछ में क्या होती है, मोटी होती है, कठोर होती है, जिसमें हम संपुटिका कहते हैं उसको, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं क्या, कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल, ठीक है। तो अभी अब तक हमने क्या देखा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कई जगह पे उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है या उसका जो बोलना चाहिए कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब क्या, जैसे मैंने बोला लिपिड से बनी हुई है, तो कई जगह वो अलग अलग चीज़ में हो सकता है उसका वेरिएशन, यानी कि अलग अलग उसका आपको बोलना चाहिए कंपोजिशन दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर वो पतली दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइम लेयर, ढीली है, लूज शीट है, लूज शीट को क्या बोल रहा है, झिल्ली, ढीली आच्छद होती है, जिसे अवपंथ परत, अवपंथ परत का मतलब ही होता है क्या, स्लाइम लेयर। और अगर वो मोटी है, थिक है, तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, जिसका हिंदी में लिखा हुआ है संपुटिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, ठीक है। आपकी जो सेल वॉल है, जो आपकी सेल वॉल होती है, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, वो उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, बताती है, ये लाइन बोलना चाह रही है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है, ठीक है। फटना यानी कि बर्स्टिंग हो गया, ठीक है, बर्स्टिंग हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, बर्स्टिंग, और निपातित का मतलब होता है कोलैप्सिंग, ठीक। ये आपको याद रखना है कि किस बारे में बात हो रही है, एक एक चीज बता रही हूँ मैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। देखो कोशिका जो हमारी सेल वॉल है वो किस चीज से बचा रही है, बाहर बहुत सारे इन्फेक्शियस चीजें घूमती रहती है उससे, और अंदर भी हमारी बहुत सारी काम चल रहा है, ठीक है। तो अंदर से ऐसे कुछ काम जो हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सेल बर्स्ट हो सकती है, फट सकती है, तो उससे बचाने का काम सेल वॉल का है। दूसरा है कोलैप्सिंग, कोलैप्स करने में भी वो मदद करती है, जिसका हिंदी में क्या लिखा है, निपातित, ठीक है। तो ये एक था किसका, सेल वॉल का फंक्शन, ठीक। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जीव द्रव्य झिल्ली प्रकृति में वर्णनात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाहरी वातावरण के संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने आपको शायद अगर नहीं बताया होगा तो मैं बता देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमको ऐसे याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसकी इजाज़त के बिना कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। तो अभी तो आपको ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जैसे अगर मैं सेल की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, तो वो क्या करती है, जो बाहरी इन्वायरमेंट है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके साथ में क्या करती है, एक कॉन्टैक्ट बना के रखती है कि उसी के हिसाब से होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। तो बाहर से संपर्क बना के रखने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जीव द्रव्य झिल्ली का, ठीक है। अब संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है, मैंने बोला यूकैरियोटिक में जैसे होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसको मीजोजोम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो अगर मैं किसी भी जीव द्रव्य झिल्ली को, ये मेरा एक सेल हो गया, ठीक है, तो ये है और उसके बाद में ये ऐसे आगे बढ़ती गई,
ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर है, अब आपको लगेगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दी मैम ने, ऐसा नहीं है। ये मैं बात कर रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर लेयर क्या है, अभी वहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन सी? ग्लाइकोकेलिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो ये पहली लेयर है। तो इसकी फोल्ड होने की वजह से जो संरचना बन रही है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको हम बोलते हैं मीजोजोम, ठीक है। और मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। यह फैलाव पुटिका, नलिका व पटनलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, ठीक है। देखो ये किस किस चीज में मतलब आपको हेल्प करेगा, ये तो रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा, ये आपको डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, है ना। और क्या लिखा हुआ है? भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। या श्वसन स्वारी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ में इसका काम होता है। और अगर मैं बात करूँ एंजाइम की, तो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, थोड़ा सा आउटलाइन बताई थी कि एंजाइम एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि एंजाइम जो है, ठीक है, एंजाइम क्या है? एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक। तो अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी? एंजाइम की मात्रा को, क्योंकि क्या होगा, जैसे देखो ये एक ऐसा पूरा सरफेस है, ठीक है, किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। अगर मैंने उसको ऐसा ऐसा कर दिया जो कि ये दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा एंजाइम जो हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं एंजाइम, रिएक्शन को सिर्फ करवाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलना चाह रहा है? कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु में, यानी कि कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है, जिसके विकर्ण लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। देखो कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं जिसमें जो कि आपकी मेम्ब्रेन है, क्या? मीजोजोम को अगर हम बोल रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। किसकी बात चल रही है? नील हरित जीवाणु, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे की बात चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर है जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, ठीक है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ कोशिका कोशी को कशाभिका कहते हैं, सॉरी कशाभिका कहते हैं। जीवाणु में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न हो सकता है। जीवाणु कशाभिका फ्लैजेलम भागों में बटा होता है, तंतु, अंकुश, आधारीय शरीर, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? देखो स्टार्टिंग से क्या बोल रहा है? चलायमान व अचलायमान होती है, ठीक है। दो इसमें टाइप में इसको डिवाइड कर दिया। अगर चलायमान है तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जैसे पतली संरचना मिलती है, ठीक, जिसे कशाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कशाभिका कहते हैं। जीवाणु में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न हो सकता है। जीवाणु के हिसाब से या ऑर्गेनिज्म के हिसाब से इसका जो क्रम है, इसकी जो संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। 3 भाग में बांटा जा सकता है, उसको 3 भाग में हम बांट सकते हैं, ठीक है। तंतु, अंकुश, आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तंतु। और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला हुआ होता है, मतलब उसकी जो सरफेस है उसे बाहर निकला हुआ होता है। क्या देखा हमने इसमें? 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया किसको? कोशिका को, चलायमान अचलायमान में। चलायमान में अगर हम बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की, तो सेल वॉल में जो एक पतली संरचना हमको दिखती है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक थिन स्ट्रक्चर दिख रहा है। थिन मतलब पतला, उसको हमने क्या कहा? कशाभिका। कशाभिका जीवाणु में संख्या, मतलब अलग अलग जीवाणु में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है? इसकी जो मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है। और इसके जो भाग है उसको हमने डिवाइड किया तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तंतु होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीवाणु के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर फिम्ब्रे होता है, फिम्ब्रे और पाइली, ठीक है, पिली बोलते हैं, पाइली बोलते हैं, जो बोलना है बोलो। और साथ में फिम्ब्रे जिसके बारे में बता रही थी, ये जो है ये
मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट या चलना, मतलब जो बैक्टीरिया है वो मूव करती है ना, तो एक तरीके से इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मूवमेंट में तो मदद नहीं करती लेकिन अटैचमेंट में मदद करती है। क्या, फिम्ब्रे की बात कर रही हूँ मैं, तो ये लिखा हुआ है रोम, झालर, ये यही है पायले और फिम्ब्रे, ठीक। और क्या है, जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, एक पर्टिकुलर, आपको बस इतना याद रखना है कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। चलो अब आगे आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है ये देख लेते हैं। चलिए आ जाइए, क्या लिखा है, जीवाणु के सतह पर पाई जाने वाली संरचना, हाँ, प्रोटीन से बनी होती है। झालर लघु शूक जैसे तंतु जो कोशिका के बाहर प्रवृत्त होते, इसमें भी यही है कि सेल सरफेस के बाहर, देखो ऐसे जो आपका मैंने एक बैक्टीरिया बनाया था, ये आपकी सेल सरफेस से इस तरीके से बाहर निकल रहे थे फिम्ब्रे, तो यही बोल रहा है कि सेल सरफेस से बाहर निकलते हुए आपको दिखाई देते हैं। कुछ जीवाणु में यह उनको पानी की धारा में पाए जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। मैंने आपको बताया था ये अटैचमेंट में मदद करती है, चिपकने में मदद करती है। तो जैसे किसी भी चट्टान से जाके चिपक गई या वहाँ उस पर्टिकुलर जगह से जाके वो चिपक गई जहाँ से वो पोषण को ग्रहण कर सकती है, तो इसका काम मूवमेंट में नहीं होता, चिपकने में होता है, ठीक है, अटैचमेंट में होता है। चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम का मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये एक ऐसा ऑर्गेनल है, कौन सा, सेल ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता और जो दोनों में होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है। यूकैरियोटिक में 80s और प्रोकैरियोटिक में 70s, ठीक। चलिए प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक की। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाई से बनी होती है, ठीक है। उप इकाई से बनी होती है मतलब 2 सब यूनिट से बनी होती है, और वो जो 2 सब यूनिट होती है वो होती है आपकी प्रोटीन की, ठीक है। तो प्रोटीन की सब यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, एक छोटी और एक बड़ी, और बीच में ऐसा धागा रहता है जिसे हम बोलते हैं आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। एक जो है वो 50s है, 50s का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2 से मिलकर बनी है तो हमारे इसमें क्या होगा, 60 और 40, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसका एक्चुअल में काम क्या है। 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं, ये मैं बता दिया मैंने आपको। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होती है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनना। प्रोटीन कहाँ बन रहा है, राइबोसोम में बन रहा है, ऐसा बोला। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बनता है, गोल्जी बॉडी में मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई का मतलब ये है कि अगर मैंने एक लड्डू बना दिया, बहुत सारे लड्डू बना दिया, अब उनको पैक करना है, पैक करके कहीं पहुंचाना है बाहर। कहाँ पहुंचाना है, जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है, जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी नहीं है, इसमें राइबोसोम भी आते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरआरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं। देखो क्या होता है, एक कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो इस तरीके से एक धागे से जाके जुड़ जाते हैं और फिर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। तो बहुराइबोसोम इसको कल सा लगता है, और बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र एक और नाम है पॉलीजोम, ठीक है, 2 चीज बोल सकते हैं। तो ये एक धागे से अटैच हो जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है आरआरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसमें बहु राइबोसोम यानी कि पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम दोनों इसके नाम है, ठीक है। ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरआरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। इसी तरीके से ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, मदद करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद क्या है, ये है अंतर्विष्ट पिंड, इसका मतलब है इंक्लूजन बॉडीज। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए आइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित, एक मिनट,
क्या लिखा है, हाँ संचित होते हैं। देखो आपको ऐसे कुछ ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल यानी क्या, ऐसे कुछ दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, किसमें संरचनाएं दिखाई देंगी, किसमें साइटोप्लाज्म में, किसके प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। वहीं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंक्लूजन बॉडीज बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। ये जो है ये एकदम फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, किसी के सारा अटैच नहीं रहते, फ्री घूमते रहते हैं, ठीक है। उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, ठीक है, और साइनोफाइसिस, ठीक है, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिखा है फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिस कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। ये सारी चीज़ें जो ग्रैन्यूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब इसमें फ्री फॉर्म में पड़े रहते हैं, जिसको हमने इंक्लूजन बॉडी का, इसका सिर्फ इतना ही पार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। गैस रसधारी नील हरित, देखो गैस वैक्यूल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें गैस वैक्यूल जो है वो पाया जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, इंक्लूजन बॉडी के बारे में, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा एक प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ये मैं एकदम अच्छे से आपको समझा देती हूँ। देखो बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस किस चीज़ का है। सबसे पहला डिफरेंस आपको ये याद रखना है कि जो सेल वॉल है वो हमारे पास, यानी कि ये जो यूकेरियोटिक नीचे स्ट्रक्चर बना है ना, जो भी मैं समझाऊंगी, वहाँ नहीं होती, ठीक है। दूसरा है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल में होता है ऑब्वियसली। देखो क्लोरोप्लास्ट है तभी तो जो है प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस कर पाती है। अगर हमारे पास होता तो हम भी बढ़िया धूप में बैठ के करते, हमारे पास नहीं होता, ठीक। वैसे ही इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, हमारे पास नहीं होता, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और हम नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो क्या ही बात होती, ठीक। चलिए तीसरा जो है वो है वैक्यूल। इनमें जो एक बहुत लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सारी गंदगी, सारा एक्सक्रिएटरी मटेरियल, एक्सक्रिएटरी मटेरियल मतलब जैसे हमारे पास किडनी है तो सारी वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर कर देते हैं, इनके पास तो है नहीं, प्लांट्स के पास। तो इनके पास सारी चीज़ें कहाँ, फूड भी पूरा स्टोर कहाँ होता है, वैक्यूल में स्टोर करता है। इसीलिए ये पूरे सेल का, पूरी कोशिका का 90% स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई करके रखता है। ऑक्यूपाई मतलब पूरा स्पेस यही ले लेता है, इतना सारा। देखो ये न्यूक्लियस अभी तो इसमें बड़ा करके दिखाया, लेकिन न्यूक्लियस ऐसे कोने में आ जाता है। इसका जो पूरा है बोलना चाहिए स्पेस, वो सबसे ज़्यादा कौन लेता है, 90% वैक्यूल ले लेता है। तो जब हम पेड़ को काटते हैं, ठीक है, तो जो जूस आपको बाहर निकलता है, रस बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, वो एक्चुअल में किसका होता है, वैक्यूल का ही होता है, वैक्यूल के अंदर का, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेल सेप, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जो है मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बारी, ठीक। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जैसा कि मैं एक दूसरा कलर ले लेती हूँ, एक मिनट, ये भी नहीं दिख रहा है। चलो आपको ये वाला जो पोर्शन पूरा दिख रहा है, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में सेम होगा। ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम है मैं वो आपको बता चुकी हूँ, एक बैक्टीरिया का डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे लिखा है, ये देखो केंद्रिक, केंद्रिक लिखा है ना, इसको बोलते हैं, मैं आपको एक एक चीज लिख के दिखाती हूँ, न्यूक्लियोलस, ठीक है। जैसे ये आपकी सेल हो गई, ठीक, ये ऊपर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, प्लांट सेल है तो भाई सेल वॉल भी होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर है वो होता है न्यूक्लियोलस, ठीक। अब इसके बाद क्या है, देखो क्या बोल रहा है, केंद्रक आवरण, यानी कि ये है क्या, सेल, न्यूक्लियर एनवेलप की बात हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है, ये देखो ये जो जालिका आपको दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ऐसा याद रखना है आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, पेरेंट है, ठीक है। एक पापा है जिसके दो बच्चे हैं, ठीक।
एक है स्मूथ और एक है रफ। तो एक की जो त्वचा है, जो स्किन है, वो बड़ी स्मूथ है, और एक की जो त्वचा है वो खुरदुरी है। खुरदुरी का मतलब उसके चेहरे पे पिंपल्स हैं बहुत सारे, तो उसको ऐसे याद रखना है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम चिपके हुए होते हैं और स्मूथ में चिपके हुए नहीं होते। ठीक, यहीं पे ये लिखा हुआ है, हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यहाँ पे चिकनी लिखा हुआ है, आपकी स्मूथ स्किन है तो वो कौन सी है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे तो सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया हम इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखा है एक्टिन तंतु, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ठीक है। देखो ये वाला सबसे पहले मैं पूरा मिटा देती हूँ, है ना, ध्यान दो, ये है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। फिलामेंट यानी धागा रूपी संरचना जो हमको दिखती है ना, किसमें? साइटोप्लाज्म में। माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और क्या साथ में माइक्रोट्यूब्यूल, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिखेंगे। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन। इसको मैं पूरा एक लेक्चर में अच्छे से बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी इतना याद रखो कि साइटोस्केलेटन होता क्या है, वो हमारी सेल को क्या करता है? यूकैरियोटिक सेल को एक शेप और सपोर्ट देने का काम करता है, शेप को मेंटेन करने का काम करता है और सपोर्ट देने का काम करता है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, इसको डिफाइन कैसे करूंगी मैं, इसकी परिभाषित कैसे करूंगी इसको? तो ये माइक्रोट्यूब्यूल कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, किसमें? साइटोप्लाज्म में। कुछ आपको माइक्रोफिलामेंट है जो अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, इन्हीं को पूरा मिला के हम बोल देते हैं साइटोस्केलेटन, जो आपको ये पूरे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पर है सेल वॉल, ये पता चल गया। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ये है वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल में ही सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, और जो पूरा वेस्ट मटेरियल है वो भी स्टोर होता है। वो फिर एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के बाहर फेंक देना गंदे मटेरियल को, यानी कि जो सेल के लिए हार्मफुल है उसको बाहर निकाल देना। और अगर हम खा रहे हैं या एनग्लफ का मतलब खाना हम अंदर ले रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वैक्यूल क्या करता है? सारी जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकाल देता है सेल की। ठीक, तो यहाँ पर सेल वॉल भी दिख रही है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिख रही है, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख गया। उसके बाद में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर राइबोसोम भी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, कैसा? एकदम लाइट ब्लू कलर का, तो इसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब दो वर्ड यूज होते हैं, कौन कौन से बता रही हूँ मैं। एक यूज होता है साइटोसॉल और एक होता है साइटोप्लाज्म। दोनों में अंतर क्या है? कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अगर मैंने साइटोप्लाज्म का ये पूरा पार्ट ले लिया, ठीक है, जिसमें क्या है? ऑर्गेनल है, ठीक है। एक आपका पूरा है साइटोप्लाज्म जो क्या है? अंदर का पूरा तरल पदार्थ है। उसमें अगर ऑर्गेनल जहाँ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? साइटोप्लाज्म। लेकिन जो फ्लूइड वाला पार्ट है, जो तरल पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर ये वाला पार्ट को हम साइटोसॉल बोलते हैं। बस इतना सा अंतर है, दोनों सेम ही है, बस उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। ठीक, तो ये जो था ये है आपका प्लांट सेल का पूरा अच्छे से आपको डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका जो है वो गोल्जी बॉडी है, ठीक है। आपका न्यूक्लियस बहुत ही वेल डेवलप्ड है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो आपको ये पर्पल दिख रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम कौन से होते हैं? प्लांट सेल में भी 80S होंगे, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं हमारी सेल की तरफ, ठीक। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। आ जाइए, देखो ये है हमारी सेल।
यहाँ पे भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, यहाँ पे बस आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको वैक्यूल इतना लार्ज फॉर्मेट में नहीं दिखेगा। लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी गंदगी है, ठीक है, जितनी भी गंदगी है उसको ये क्या करता है? मारता है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि ये मतलब सेल को बचा रहा है, ठीक है, किससे? इन्फेक्शन से। जब एक पूरी सेल है, ठीक है, तो उसका अपना एक पूरा सेल साइकिल होगा, चाहे वो सेल ऑर्गेनल है या कुछ भी है, तो हमारा खुद का भी है। एक समय के बाद कोई भी यहाँ अमर होके तो आया है नहीं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि लाइसोसोम का काम क्या है, तो जब कोई चीज़ मर जाती है, डेड हो जाती है, तो उसको खाना, उसको पूरी तरीके से खाना या उसको राख में कन्वर्ट कर देता है और फिर सेल के बाहर फेंक देता है, तो वो काम किसका होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब मैम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है मैं बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना है। देखो लाइसोसोम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, गोल्जी बॉडी क्या कर रही है? प्रोटीन बनाने का काम कर रही है। अब सिंथेसिस कहाँ चल रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चल रहा है। वहाँ पे आपका प्रोटीन तैयार हो रहा है, लड्डू बन रहा है, लड्डू को पैक कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाला, कहाँ से बाहर निकला? गोल्जी बॉडी से बाहर निकला ना। मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है? गोल्जी बॉडी में हो रहा है, ठीक। तो वहाँ पे उसकी पूरी पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो जब वो बाहर निकला तो वो प्रोडक्ट किसका है? वो कहाँ से निकला? वो निकला गोल्जी बॉडी से। तो लाइसोसोम को बोलते हैं कि वो गोल्जी बॉडी का प्रोडक्ट होता है। ये मैं आपको अच्छे से डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैंने ऐसी ओरली बता दिया आपको, ठीक। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एकदम सिमिलर है ना। यूकैरियोटिक सेल का जो प्रोकैरियोटिक सेल है उससे पूरा डिफरेंट रहता है, लेकिन प्लांट सेल से सिमिलर है। डिफरेंस बताया, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ठीक। चलिए अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक यानी कि हमारी सेल की बात चल रही है, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोल रहा है? सभी आजीव पादप प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। देखो मैंने आपको क्या बताया? यूकैरियोटिक, है ना। तो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर तो हमारा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो यूनिसेलुलर में क्या आता है? प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट जो है वो ना ही किस में आएगा? वो ना ही आपके प्लांट सेल में आएगा, ना ही वो आपके एनिमल में आएगा। वो एक अलग है जो डिफाइन ये करता है कि प्रोटिस्ट एक ऐसा फाइलम है या एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमको ये समझ में आता है कि यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। इसको हम सिर्फ मल्टी सेलुलर नहीं बोल सकते। यूनिसेलुलर सिर्फ किसको बोल सकते हैं? प्रोकैरियोटिक को, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोटिस्ट की, तो प्रोटिस्ट ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पर एंड करते हैं। ये जो पूरा टॉपिक है कौन सा? यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आपको रिवाइज करवाऊंगी। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आई होप आप लोग को सारी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। देखते रहिए इंस्पायर एकेडमी। थैंक यू।